So first of all we will draw an animal cell. फ्री हैंड से आप बना सकते हैं, जरूरी नहीं है कि एकदम ओवल बनाइए या एकदम सर्किल बनाइए, ऐसा जरूरी नहीं है। फ्री हैंड से आप ये आउटलाइन बना सकते हैं, ठीक है। ये एनिमल सेल के लिए मैंने आउटलाइन बनाया, ठीक है। अच्छा, प्लांट सेल के लिए जब हम लोग आउटलाइन बनाएंगे तो सबसे पहले हमें फ्री हैंड, ये जरूरी नहीं है कि मैं जो शेप बना रहा हूं वही आपको बनाना है, ठीक है। आप अपने मनचाहा शेप को बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अभी मैंने कहा ना कि सेल जो है बहुत तरह के शेप में एग्जिस्ट करते हैं। ये देखिए मैंने एनिमल सेल के लिए आउटलाइन बनाया है, ये मैंने प्लांट सेल के लिए आउटलाइन बनाया है, ठीक है। दोनों का मैंने आउटलाइन बनाया, लेकिन आप देख सकते हैं कि मैंने दो अलग अलग कलर चॉइस किया है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है आउटर मेम्ब्रेन जो है ये हमारा सेल मेम्ब्रेन है, ये जो है क्या है हमारा, ये सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। जबकि ये जो मैंने बनाया है ये क्या है, सेल वॉल है, ठीक है। और सेल वॉल के अंदर हम लोग बनाने वाले हैं सेल मेम्ब्रेन। तो पहला डिफरेंस आपको क्लियर हो गया होगा। इन प्लांट सेल सेल वॉल इज प्रेजेंट, इन एनिमल सेल देयर इज नो सेल वॉल। पहला डिफरेंस देखिए सामने आ गया। क्या डिफरेंस है, क्लियर कर लीजिए कि सेल वॉल इज द फर्स्ट डिफरेंस। सेल वॉल इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल बट नॉट इन एनिमल सेल, ठीक है। पहला डिफरेंस हो गया। अच्छा, दूसरा चीज हम क्या बनाने वाले हैं, न्यूक्लियस, ठीक है। इसका भी न्यूक्लियस बना दिया जाए। अब आप देखिए न्यूक्लियस इसका, ये लगभग सेंटर में है, ठीक है। जो एनिमल सेल होता है उसका न्यूक्लियस लगभग सेंटर में होता है, इसीलिए हम लोग कहते हैं सेंट्रिक न्यूक्लियस, मतलब लगभग सेंटर में आपको न्यूक्लियस दिखाई देगा। जबकि इसमें आपको न्यूक्लियस किसी एक साइड में शिफ्टेड दिखाई देगा, सेंटर में दिखाई नहीं देगा, इसलिए इसको कहते हैं इसेंट्रिक न्यूक्लियस और इसको क्या कहते हैं, सेंट्रिक न्यूक्लियस, ठीक है। क्लियर होना चाहिए आपको, दिस इज सेंट्रिक न्यूक्लियस एंड दिस इज इसेंट्रिक न्यूक्लियस। तो मैं यहां इसको लिख दे रहा हूं, ठीक है। लेट मी टेक अ चॉक। तो यहां मैं लिख दे रहा हूं सेंट्रिक न्यूक्लियस, और इसमें हम क्या लिखेंगे, मैं नीचे लिख दे रहा हूं इसेंट्रिक न्यूक्लियस। देखिए एक एक करके अगर आप डिफरेंस को समझेंगे तो आपको याद वाद नहीं करना पड़ेगा भाई, आप फटाफट डिफरेंस काउंट करा देंगे उंगलियों पर कि क्या क्या डिफरेंस है। दो डिफरेंस हम लोग सामने देख रहे हैं कि एनिमल सेल में जो न्यूक्लियस होता है वो लगभग सेंटर में पाया जाता है, प्लांट सेल में न्यूक्लियस एक साइड में शिफ्टेड मिलता है, ठीक है। दूसरा एक स्ट्रक्चर है इसमें, ये वैक्यूल्स है, ठीक है। और वैक्यूल्स जो है केवल प्लांट सेल में ही पाए जाते हैं, तो मैं इसको यहां लिख दे रहा हूं वैक्यूल, इट इज ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल। वैक्यूल केवल प्लांट सेल में पाए जाते हैं, एनिमल सेल में वैक्यूल्स नहीं पाए जाते हैं, या कुछ एनिमल सेल में पाए भी जाएंगे तो छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं, इतना बड़े वैक्यूल्स नहीं होते हैं। मैं इसको लिख सकता हूं लार्ज वैक्यूल्स आर प्रेजेंट, ठीक है। ये मैंने लिख दिया, ठीक है। अब कुछ हम इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स बनाएंगे। देखिए यहां पर न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस होगा, यहां भी आपको न्यूक्लियोलस दिखाई देगा, ठीक है। और क्रोमेटिन मटेरियल्स होंगे, इसमें जो है क्रोमेटिन मटेरियल्स होंगे, इसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं
ये क्रोमेटिन थ्रेड्स हैं जिससे क्रोमोसोम बनता है, और ये बने होते हैं डीएनए और प्रोटीन से, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से ये बना होता है, जिसको हम लोग क्रोमेटिन मटेरियल्स कहेंगे। यहाँ पर भी इसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में, ठीक है। ये आपका क्रोमेटिन मटेरियल है जो कॉमन है, क्रोमेटिन मटेरियल, दिस इज कॉमन, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद कुछ कॉमन स्ट्रक्चर्स हैं उसको हम लोग बना लें। देखिए, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मैं बना रहा हूं। अब मैं कुछ बनाऊंगा, ठीक है। वो परेशान नहीं होना है, इसे बनाते चले जाना है। अब एक साइड में दिखा दे रहा हूँ ऐसे, ठीक है। को पूरा बनाने की जरूरत नहीं है, ऐसे उसी तरह से इसमें भी बना देते हैं। देखिए, इसको बनाना बहुत आसान है, ऐसे करके गैप के साथ आप बना लीजिए, फिर आपको इसको फिल कर लेना है। मेम्ब्रेनस होता है, सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये आगे अभी बनाएंगे हम। ऐसे ही बना लेना है आपको, ठीक है। चाहेंगे तो आप और भी बना सकते हैं, मैं छोटा सा बना दे रहा हूँ केवल, क्योंकि हमें समझाना है आपको, बहुत ज़्यादा दिक्कत ना हो आपको, है ना। ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया है ये क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये दोनों में कॉमन आपको दिख रहा है, ठीक है। इसके बाद हम माइटोकॉन्ड्रिया बनाएंगे। देखिए, कुछ जगहों पर मैं माइटोकॉन्ड्रिया बना रहा हूँ ऐसे। माइटोकॉन्ड्रिया बनाने के लिए आपको क्या करना है कि डबल मेम्ब्रेन बनाना है। देखिए, एक मैंने व्हाइट कलर में बनाया, एक मैं रेड कलर में बना रहा हूँ, और दूसरा जो मेम्ब्रेन होगा वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस दिखाना है उसमें। ये अंदर की तरफ ऐसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स बने होंगे, ठीक है। ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। इसी तरह से एक आध जगह और बना दीजिए, मैं यहां बना दे रहा हूं, ठीक है। बस ये खासियत ये है कि दो मेम्ब्रेन इसमें दिखना चाहिए आपको, आपको दिख रहा होगा इसमें। ये आपका हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। इसको मैं ऊपर ही लिख दे रहा हूं। ठीक है, कुछ और स्ट्रक्चर्स हैं, यहां मैं दिखा दे रहा हूं। ऐसे ऐसे दिखेगा आपको, है ना। ये सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ये बनते एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टूट जाता है तो उसी से छोटे छोटे ऐसे डिविजन्स आपको दिखाई देते हैं सेल में। इनको हम लोग कहते हैं गोल्जी बॉडीज, ठीक है। ये आपके हैं गोल्जी बॉडीज, ठीक है ना। अच्छा, इसमें कुछ स्ट्रक्चर्स हम लोग को बनाना है। देखिए, ये वैक्यूल्स कहने का मतलब खाली जगह नहीं होता है, इसमें जो होता है सेल सैप भरा होता है। इसमें जो है एक फ्लूइड पाया जाता है जिसको कहते हैं सेल सैप। तो मैं इसको थोड़ा शेड भी कर दे रहा हूं।
यहाँ पर आपने देखा कि वैक्यूल्स है जो यूनिक है, केवल प्लांट सेल में पाया जा रहा है, एनिमल सेल में नहीं पाया जा रहा है। सेल वॉल है वो केवल प्लांट सेल में पाया जा रहा है, एनिमल सेल में नहीं पाया जा रहा है। न्यूक्लियस जो है ये सेंट्रिक है, उसमें इसेंट्रिक है, ठीक है। इसमें लाइजोसोम्स पाए जाते हैं, जगह जगह आपको छोटा छोटा ऐसे बना देना स्ट्रक्चर जिसमें एंजाइम्स होते हैं। ऐसे मैं यहाँ बना दे रहा हूँ जगह जगह उसको, ये जो मैं बना रहा हूँ, ठीक है, ये आपके लाइसोसोम्स हैं, लाइसोसोम्स, ठीक है। अब ये गोल्जी बॉडीज एनिमल सेल में पाए जाते हैं, प्लांट सेल में इनको गोल्जी बॉडीज नहीं कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कई पाइल्स में मिलेंगे, मतलब कि कई सारे स्टैक्स में मिलेंगे, कई सारे एक साथ मिलेंगे। जबकि प्लांट सेल में क्या होता है कि अकेले अकेले जनरली पाए जाते हैं, ऐसे रैंडमली स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म, ऐसे अकेले अकेले पाए जाएंगे। और वहाँ इनका नाम होता है डिक्टियोसोम्स, वहाँ पर इसको हम लोग कहते हैं डिक्टियोसोम्स, ठीक है ना। यानी एनिमल सेल में इसी का नाम है गोल्जी बॉडीज, उसमें कई सारे स्मॉल सैक्स एक साथ पाए जाते हैं। सैक मतलब झोले जैसा स्ट्रक्चर, ठीक है ना, थैली जैसा स्ट्रक्चर। तो कई सारे पैकेट लाइक स्ट्रक्चर ऐसे इसी से कट के बनते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, उनको गोल्जी बॉडीज कहते हैं। प्लांट्स में हम लोग जाएंगे तो दे आर जनरली फाउंड स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म एंड दे आर कॉल्ड डिक्टियोसोम्स। अब ये डिफरेंस नहीं हुआ, देखिए डिफरेंस इसलिए नहीं हुआ क्योंकि जो गोल्जी बॉडीज हैं वही डिक्टियोसोम्स हैं, बस प्लांट्स में इनको डिक्टियोसोम्स कहते हैं, एनिमल्स में गोल्जी बॉडीज कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ बनाया गया है, यहाँ पर भी माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाएंगे, उसको हम लोग बना देते हैं। देखिए सेम वैसा ही मैं कलर यूज करूँगा, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर आपको बनाना है, ठीक है। एक और बना देते हैं, कहीं यहाँ बना दें, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया एनिमल सेल में भी है और प्लांट सेल में भी पाया जाएगा, ठीक है, कॉमन स्ट्रक्चर है। एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जो प्लांट सेल में पाया जाता है, वो है प्लास्टिड। उसमें जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसमें ग्रीन कलर के पिगमेंट पाए जाते हैं, क्लोरोफिल, जो कि ग्रीन प्लांट्स में एक इम्पॉर्टेंट पिगमेंट है, जिसकी वजह से उनका ग्रीन कलर होता है लीव्स का, ठीक है ना। लीफ का कलर जो है ग्रीन होने के पीछे क्या रीजन है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। तो वो जो ऑर्गेनेल है वो है क्लोरोप्लास्ट। अब क्लोरोप्लास्ट को कैसे बनाना है, देखिए क्लोरोप्लास्ट में बना रहा हूँ, ये मैंने बना दिया। अब इसमें आपको स्टैक्स ऑफ कॉइन की तरह, यानी अगर आप कॉइन को एक के ऊपर एक रख दे तो जैसा दिखाई देगा वैसे आपको इसमें बनाना है, ठीक है। और इनको आपको जोड़ देना है एक थ्रेड जैसे स्ट्रक्चर से, जिसको लैमेली हम लोग कहते हैं, ठीक है। इस तरह से बना देंगे तो पता चल जाएगा ये क्या है, आपका क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है। यहाँ मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ, यहाँ भी एक बना देते हैं तब लिखना आसान होगा। देखिए इसमें आपको ऐसे ऐसे बनाना है, देखिए ऐसे ऐसे ऐसे, एक के ऊपर एक जो है कॉइन को रख दिया जाए, सिक्के को एक के ऊपर एक रख दीजिए तो कैसा बन जाएगा, स्टैक्स ऑफ कॉइन। उसी तरह से आपको इसके अंदर बनाना है, देखिए 1 2 3 ऐसे बना दिए, ऐसे ऐसे बना दिए, ऐसे ऐसे बना दिए, और इनको जो है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से ऐसे जोड़ देना है। यही जो आपका एपरेटस है, स्ट्रक्चर है, इसी को हम लोग कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। दिस इज द स्ट्रक्चर फाउंड ओनली इन प्लांट सेल, ये केवल प्लांट सेल में पाया जाता है, ठीक है। काफ़ी कुछ हमने बना दिया यहाँ पर एनिमल सेल और प्लांट सेल में, ठीक है ना। अब कुछ और चीज़ बनाने से पहले मैं साइटोप्लाज्म बनाऊंगा। साइटोप्लाज्म बनाने के लिए आपको बस इसको इस तरह से फिल कर देना है। आप खुद भी ये फिगर को बनाइएगा इसी तरह, जिससे आपको ये प्रैक्टिस हो जाए बहुत अच्छे से, है ना, आपको आ जाए बनाने। ये साइटोप्लाज्म है, ठीक है, इसमें भी हम वैसे ही बना दे रहे हैं। जितना भी खाली जगह दिख रहा है उन जगहों पर आपको क्या भर देना है, साइटोप्लाज्म। ये आपका हो गया साइटोप्लाज्म, ठीक है। हम लोग यहाँ लिख देते हैं इसको साइटोप्लाज्म,
plasm and it is present in animal cell as well as plant cell। ठीक है ना, ये दोनों में पाया जाता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल है राइबोसोम्स। राइबोसोम्स साइटोप्लाज्म में भी पाए जाते हैं और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पर भी अटैच्ड पाए जाते हैं। वो बहुत छोटे छोटे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो उसको भी मैं बना दे रहा हूँ, जगह जगह पे मैं ब्लू कलर का डॉट बना दे रहा हूँ। देखिए ये हमारा हो गया राइबोसोम्स। अब चूंकि ये बहुत छोटे छोटे दिखाई देंगे इसलिए छोटा छोटा ही रिप्रेजेंट करना है इसको। ठीक है, ऐसे मैंने जगह जगह इसको स्कैटर्ड बना दिया है। और कुछ को आप जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पर भी इस तरह से रिप्रेजेंट कर दीजिएगा, क्योंकि जो हायर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके सेल जो कि डेवलप्ड सेल होते हैं, वेल डेवलप्ड सेल होते हैं, उनमें राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पर भी पाया जाता है और साइटोप्लाज्म में भी पाया जाता है। वही चीज़ हम लोग यहाँ भी करने वाले हैं इस तरह से। ठीक है, ऐसे ऐसे हम लोग रिप्रेजेंट कर देंगे और स्कैटर्ड वे में पूरे साइटोप्लाज्म में भी इस तरह से हम लोग दिखा देंगे। जगह जगह पे हमने ब्लू डॉट्स बनाए हैं, दे रिप्रेजेंट राइबोसोम्स। ठीक है, दे आर द प्रोटीन फैक्ट्री। यहां मैं लिख दे रहा हूं राइबोसोम्स। ठीक है, ये राइबोसोम्स जो हैं एनिमल सेल में भी पाए जाते हैं और प्लांट सेल में भी पाए जाते हैं। ठीक है, ये एक जनरलाइज्ड स्ट्रक्चर है एनिमल सेल और प्लांट सेल का। खाली एनिमल सेल बनाने को आएगा तब भी आप बना सकते हैं इस तरह से, खाली प्लांट सेल बनाने को आएगा तब भी आप इस तरह से बना सकते हैं। मैं एक बार शुरू से जो हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है अपने फिगर में उसको थोड़ा एनालाइज कर लेता हूँ। माइटोकॉन्ड्रिया एनिमल सेल में भी पाया जाएगा, प्लांट सेल में भी। सेल वॉल ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल। ठीक है, तो मैं इसको नोट कर देता हूँ कौन कौन ऐसे चीज हैं जो केवल प्लांट सेल में पाए जाएंगे। सेल वॉल इज प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल। उसके बाद सेल मेम्ब्रेन है, तो सेल मेम्ब्रेन देखिए एनिमल सेल में भी पाया जाता है और प्लांट सेल में भी पाया जाएगा, तो ये दोनों में कॉमन हो गया। ठीक है, सेंट्रिक न्यूक्लियस मतलब न्यूक्लियस तो है लेकिन वो सेंटर में, ऑलमोस्ट इन द सेंटर। इसमें क्या है, इसेंट्रिक न्यूक्लियस। तो मैं यहां लिख देता हूं इसेंट्रिक न्यूक्लियस। ठीक है, अब क्या है, वैक्यूल्स केवल प्लांट सेल में पाए जाते हैं, एनिमल सेल में रेयरली प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, जैसे यूग्लिना, पैरामीशियम, इसमें वैक्यूल्स पाए जाते हैं। ये एनिमल्स हैं लेकिन इनमें वैक्यूल्स पाए जाते हैं, बट इट इज वेरी रेयर। और पाया भी जाएगा तो वो छोटा सा वैक्यूल होगा, बड़े बड़े कॉन्स्पिशियस वैक्यूल्स नहीं पाए जाएंगे। इन प्लांट सेल यू विल सी दैट the vacuoles are quite large, but in case of animal cell either vacuoles are absent or if they are present they are very small। ठीक है ना, इसलिए मैं यहां पर लिख रहा हूं large vacuoles are present। ठीक है, ये चीज हो गया। आगे देखिए, ये मैंने लिख ही दिया है, क्रोमेटिन मटेरियल दोनों में पाए जाएंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोनों में पाए जाएंगे। ठीक है, कॉमन है, ये क्रोमेटिन मटेरियल भी कॉमन है। ठीक है, जो कॉमन नहीं है उसको मैं दूसरा कलर दे देता हूं जिससे आप आसानी से आइडेंटिफाई कर लें उसको। वैक्यूल्स देखिए येलो कलर में मैंने किया इसको, ये 3 हो गए। ठीक है, साइटोप्लाज्म इज कॉमन। ठीक है, माइक्रोबॉडीज भी कॉमन होते हैं, माइक्रोबॉडीज का ही एक टाइप यहाँ पे लाइसोसोम दिखाया गया है इसमें। ठीक है, इसेंट्रिक न्यूक्लियस दिस इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल। डिक्टियोसोम्स आर द स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन प्लांट सेल। एनिमल सेल में क्या पाए जाते हैं, गोल्जी बॉडीज। ठीक है, तो मैं यहां लिखूंगा इसको डिक्टियोसोम्स आर प्रेजेंट। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, गोल्जी बॉडीज हो जाएंगे। बाकी राइबोसोम्स दोनों में पाया जाता है। एक स्ट्रक्चर देखिए यहां लिखा हुआ है, ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर इन प्लांट सेल। सो क्लोरोप्लास्ट। ठीक है,
तो देखिए साफ सुथरा आपको 5 चीज ऐसा मिल रहा है जो कि यूनिक है प्लांट सेल के लिए। सेल वॉल, इसेंट्रिक न्यूक्लियस, लार्ज वैक्यूल्स, डिक्टियोसोम्स एंड क्लोरोप्लास्ट। इसमें अगर हम लोग देख लें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज हैं जो कि इसमें प्रेजेंट हैं, तो पहला चीज हो जाएगा क्या, इसमें हो जाएगा आपका गोल्जी बॉडीज, ठीक है, वैक्यूल्स, चाहे उन सब चीजों को, पहले वाले पॉइंट को आप लिख सकते हैं सेल वॉल एब्सेंट, ठीक है। दूसरा चीज लिख सकते हैं सेंट्रिक न्यूक्लियस। फिर क्या लिख सकते हैं आप, वैक्यूल्स आर एब्सेंट और इफ प्रेजेंट दे आर वेरी स्मॉल, ठीक है। गोल्जी बॉडीज पाए जाते हैं और इसमें सेंट्रोजोम, अब सेंट्रोजोम मैंने यहां कहीं रिप्रेजेंट नहीं किया है, लेकिन सेंट्रोजोम आगे हम लोग इसको जान लेंगे। ये एक ऐसा ऑर्गेनेल होता है जो सिर्फ एनिमल सेल में पाया जाता है, प्लांट सेल में सेंट्रोजोम नहीं पाया जाता है। यही वो ऑर्गेनेल है जो एनिमल सेल के डिवीजन को स्टार्ट करता है, यानी जब सेंट्रोजोम डिवाइड होता है सेंट्रियोल्स में, तभी एनिमल सेल का डिवीजन शुरू होता है, ठीक है। डिवीजन आप लोग आगे के क्लास में पढ़ेंगे कि सेल किस तरह से डिवाइड होकर के एक सेल से 2 सेल का फॉर्मेशन होता है। माइटोसिस सेल डिवीजन में 1 सेल से 2 सेल बनते हैं, मियोसिस में 1 सेल से 4 सेल फॉर्म होते हैं। लेकिन जो डिवीजन की जो प्रोसेस है उसको इनिशिएट कौन करता है, सेंट्रोजोम। सेंट्रोजोम जब डिवाइड होता है उसके बाद से सेल में डिवीजन की प्रोसेस स्टार्ट होती है। सो दिस ऑर्गेनेल इज यूनिक टू एनिमल सेल, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट क्या होगा, इसमें एब्सेंट होगा, क्लोरोप्लास्ट इज एब्सेंट, ठीक है, ये प्रेजेंट नहीं होगा। एक और बात हम यहां पर जिक्र करने वाले हैं, क्या, स्टोरेज ऑफ फूड। किस फॉर्म में स्टोरेज होता है, तो स्टोरेज ऑफ फूड टेक्स प्लेस इन द फॉर्म ऑफ ऑयल और ग्लाइकोजन। यहां पर स्टोरेज किस फॉर्म में होता है, ऑयल के फॉर्म में या फिर ग्लाइकोजन के फॉर्म में, और यहां स्टोरेज किस फॉर्म में होगा, स्टोरेज ऑफ फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। यहां पर जो रिजर्व फूड मटेरियल होगा वो स्टार्च के फॉर्म में होगा, जबकि यहां पर किस फॉर्म में होगा, ऑयल या ग्लाइकोजन के फॉर्म में होगा, ठीक है ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस हैं एनिमल सेल और प्लांट सेल के बीच में, ठीक है। अब देखिए जितने स्ट्रक्चर्स हम लोग यहां पर डिनोट किए हैं उन सारे स्ट्रक्चर के बारे में ब्रीफ में हमको जानना है, बहुत डिटेल नहीं जानना है आपको, क्योंकि जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे, इंटरमीडिएट लेवल की जब बायोलॉजी आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको एक एक स्ट्रक्चर को डिटेल में पढ़ना होगा। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है तो माइटोकॉन्ड्रिया को किसने डिस्कवर किया, ठीक है, उसका इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर कैसा है, उसमें कौन कौन से केमिकल रिएक्शंस होते हैं, ये सारी चीज़ डिटेल में पढ़ना होगा। लेकिन अभी क्या है, अभी का जो हमारा सिलेबस है उसमें हम लोग को ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑर्गेनेल्स का जानना है। मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है तो आपको ब्रीफली जानना है कि इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है और ये इसका स्ट्रक्चर देखने में कैसा लगता है, बस, ठीक है। ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको जानना है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको परेशान होना नहीं है कि इतने सारे ऑर्गेनेल्स आपने देख लिया, कैसे आप याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। आपको सिर्फ यह जानना है कि वो ऑर्गेनेल कहाँ पाया जाता है, देखने में ओवरऑल स्ट्रक्चर उसका कैसा है, बहुत डिटेल स्ट्रक्चर की बात हम लोग नहीं करेंगे, और ऑर्गेनेल्स का इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, वो फंक्शन कैसे करता है ये हमको नहीं जानना है। जैसे राइबोसोम क्या फंक्शन है, प्रोटीन सिंथेसिस, बस इतना हमें जानना है। कैसे प्रोटीन सिंथेसिस होता है ये हायर क्लासेस में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अभी का ये मैटर नहीं है कि प्रोटीन सिंथेसिस कैसे होता है, अभी बस इतना जानना है कि राइबोसोम्स कहाँ पाए जाते हैं, तो या तो फ्रीली स्कैटर्ड होंगे साइटोप्लाज्म में या तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर पाए जाते हैं। राइबोसोम्स का मेन फंक्शन क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस है। माइटोकॉन्ड्रिया मेन फंक्शन क्या होता है,
प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, सो इट इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, तो ऐसे करके आपको ब्रीफ में सारे ऑर्गेनेल्स के बारे में आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन जानना है। ठीक है, जिसको हम लोग आगे के क्लास में कंप्लीट करेंगे। ठीक है ना, तो आप जो है खुद से भी ये जो है फिगर अभी जो मैंने बनाया उसको आप खुद भी एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और बहुत आसानी से ये फिगर बन जाता है। बस आपको आसानी से इसको कंपेयर करना होगा। कंपेयर करने से क्या होगा कि तुरंत आपको ये भी क्लियर हो जाएगा कि एनिमल सेल और प्लांट सेल में इंपॉर्टेंट डिफरेंस क्या है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस यूनिट के कॉन्सेप्ट में। ठीक है ना, कि ये यूनिट कंप्लीट होने के बाद एटलीस्ट आपकी एबिलिटी ये होनी चाहिए कि सेल ऑर्गेनेल्स क्या हैं, कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल्स कहाँ पाए जाते हैं, एनिमल सेल और प्लांट सेल में क्या डिफरेंस है, ये सारी चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। तो ये फिगर आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा इन चीज़ों को समझने में। ठीक है, तो आप खुद भी इस फिगर को खुद भी बनाइएगा और एक बार प्रैक्टिस करिएगा ये सारे चीज़ को लिखने का कि कहाँ कहाँ किस में क्या क्या पाया जाता है। ठीक है, और आपके सामने मैंने बनाया इसीलिए बनाया क्योंकि अगर कोई मॉडल स्ट्रक्चर स्टूडेंट को दिखाया जाता है, 3D एनिमेशन दिखाया जाता है, तो उसमें स्टूडेंट ये नहीं समझ पाएगा कि ये फिगर बनाना कैसे है। अभी मैंने आपके सामने स्टेप बाय स्टेप बनाया, इसका मैंने सेल मेम्ब्रेन बनाया, इसका भी सेल मेम्ब्रेन बनाया, इसमें सेल वॉल बनाया। तो स्टेप बाय स्टेप बनाने के पीछे रीज़न ये था कि आप भी वैसे ही बनाइए, कोई बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है कि कहाँ से बनाएं कैसे बनाएं, इतना ज़्यादा दिमाग इसमें नहीं लगाना है। सिंप्लीफाइड वे में ये अच्छा सा स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है ना, तो यही आपको समझना है। अब इसके आगे हम लोग एक एक करके जो भी पार्ट्स यहाँ मेंशन किए गए उसका डिस्कशन करेंगे। ठीक है ना, थैंक यू।